आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे F-15 स्ट्राइक ईगल के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि इस फाइटर जेट के कितने चांसेस हैं भारतीय वायुसेना में शामिल होने के। भारतीय वायुसेना को 114 मल्टी रोल फाइटर जेट अक्वायर करने हैं और इस कंपटीशन में काफ़ी अलग अलग देशों की तरफ से काफ़ी अलग अलग तरीके के फाइटर जेट उतारे गए हैं। इस कंपटीशन में लाइट कैटेगरी के फाइटर जेट स्वीडन की ओर से साब ग्रिपेन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से F-16 उतारे गए हैं। लॉकहीड मार्टिन ने F-16 का एक और वेरिएंट F-21 भारतीय वायुसेना को ऑफर किया था। अगर बात की जाए मीडियम कैटेगरी की, तो इस कैटेगरी में रशिया का MiG-35 ऑफर में है, यूरोपियन कंसोर्टियम का यूरोफाइटर टाइफून, फ्रेंच कंपनी दासो का रफाल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से FA-18 सुपर हॉर्नेट भी ऑफर में है। ये सारे के सारे एयरक्राफ्ट MMRCA-1 में थे और इन सब की कंपैरिजन में रफाल L1 डिक्लेयर किया गया था। लेकिन चीजें अब कॉम्प्लेक्स होती हैं। रशिया की तरफ से इस कंपटीशन में Su-35 को उतारा गया है और इसके उत्तर में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से F-15 स्ट्राइक ईगल को उतारे जाने की बातें चल रही हैं। ये दो नए ऑफर चीजों को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, क्योंकि शुरुआत में भारतीय वायुसेना को चाहिए था एक मीडियम कैटेगरी का फाइटर जेट, यानी कि एक ऐसा फाइटर जेट जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से ज्यादा पेलोड ले जा सके और ऑपरेट करने में Su-30 MKI जितना कॉस्टली भी ना हो। लेकिन Su-35 और F-15 अपने नए इंजन की बदौलत ऑपरेटिंग कॉस्ट फैक्टर में रफाल के आसपास ही हैं और इसी वजह से चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। ऑफन आर्ग्यूमेंट दी जाती है कि अमेरिकन फाइटर जेट्स काफी पुराने फाइटर जेट्स हैं और उनका डिजाइन पुराना है, लेकिन जब भी हम लोग ये बातें करते हैं तो कुछ चीजों को हम लोग भूल जाते हैं, जैसे कि F-16, Su-27 और F-15 के डिजाइन काफी ज्यादा रिफाइंड डिजाइन हैं। ये कॉम्बैट प्रूवन प्लेटफॉर्म्स हैं और समय के साथ फिजिक्स के लॉज चेंज नहीं होते हैं। इस वजह से ये जो डिजाइन्स हैं ये आज भी उतने कारगर हैं और समय के साथ कॉम्बैट एक्सपीरियंस की मदद से इन डिजाइन्स को रिफाइन किया जाता रहा है और इसीलिए ये 114 जेट्स का कंपटीशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है। और इसीलिए कई लोग बोलते हैं कि अब इतनी दूर आकर एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट क्यों खरीदना है, क्यों नहीं इन जेट्स की जगह पर एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदा जाए। आइए पहले थोड़ी बात करते हैं स्टेल्थ को लेकर। जब भी बात आती है स्टेल्थ को लेकर तो एक अजम्पशन होती है कि एयरक्राफ्ट रेडार पर दिखाई नहीं देता। इसे समझने के लिए इमेजिन कीजिए आप रोड पर खड़े हैं और काफी दूर से एक ट्रक आ रहा है। आप उस ट्रक को काफी दूर से देख सकते हैं, लेकिन इतनी दूरी से इस ट्रक का नंबर प्लेट आप नहीं देख सकते। लेकिन अगर आप इस ट्रक के करीब जाएंगे तो अब आप इस ट्रक का नंबर प्लेट देख सकेंगे और पढ़ सकेंगे एक्चुअल में इस पर लिखा क्या है। और अगर आप इसके और ज्यादा करीब जाएंगे तो अगर इस ट्रक के बोनट के ऊपर एक चींटी भी घूम रही होगी तो उसको भी अब आप देख सकेंगे। अगर आप समझेंगे कि आंख किस तरीके से काम करती है तो रेडार समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ी हुई रोशनी जब रिफ्लेक्ट करके आंखों में आती है तो इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज आपके रेटिना के ऊपर बन जाती है, जिसकी मदद से अब आप इस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी आंख केवल रिफ्लेक्टेड रेस की मदद से ही किसी ऑब्जेक्ट को देख सकती हैं। मान लीजिए आपकी आंख और इस ट्रक के बीच में एक लेयर है, तो अब आप इस ट्रक को नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर ये लेयर ट्रांसपेरेंट लेयर है तो रिफ्लेक्टेड लाइट इस लेयर के थ्रू निकल जाएगी और आपकी आंख इस ट्रक को देख सकेगी। अभी तक रिफ्लेक्टेड लाइट विजिबल स्पेक्ट्रम है, यानी कि जो लाइट दिखाई देती है। अगर इसकी जगह पर एक्सरे का प्रयोग किया जाए, जो एक तरीके की रेज होती हैं, वो आपके शरीर के अंदर देख सकती हैं, जो आपकी आंखें नहीं कर सकती। और अब इनको कंपेयर करते हैं फाइटर जेट्स पे लगे हुए एक्स बैंड रेडार के साथ। ये एक्स बैंड रेडार्स एनर्जी को रेडिएट करते हैं जो टारगेट एयरक्राफ्ट के ऊपर जाके टकराती है और रिफ्लेक्ट करके वापस आती है। इस रिफ्लेक्टेड एनर्जी की मदद से रेडार टारगेट एयरक्राफ्ट की लोकेशन और एनर्जी इंटेंसिटी की मदद से एयरक्राफ्ट का टाइप पता कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आपकी आंख काम करती है विजिबल लाइट पर, ये रेडार काम करते हैं एक्स बैंड फ्रीक्वेंसीज पर। लेकिन अगर कोई फाइटर एयरक्राफ्ट एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, यानी कि जिस एयरक्राफ्ट में स्टेल्थ है
वो इस एनर्जी को या तो अब्सॉर्ब कर लेता है और या तो इनको इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर देता है कि ये रेडार तक वापस पहुंचती ही नहीं है। और बाद में जब ये एनर्जी इस रेडार तक पहुंचती है तब तक ये 5th जनरेशन फाइटर जेट आपके काफी ज्यादा नजदीक आ चुका होता है और कई केसेस में तो ये फाइटर जेट अपनी मिसाइल छोड़ भी चुका होता है। जिस तरीके से आपके हाथ के अंदर की हड्डियां एक्सरे को दिखाई देती हैं लेकिन आपकी आंखों को नहीं, उसी प्रकार ये 5th जनरेशन फाइटर जेट्स एक्स बैंड रेडार के खिलाफ स्टेल्दी तो होते हैं, लेकिन जब एल बैंड रेडार्स इनको सर्च करते हैं तो एल बैंड रेडार्स इस तरीके के फाइटर जेट्स को आसानी से पकड़ लेते हैं, लेकिन एल बैंड के रेडार्स वेपन को गाइड नहीं कर सकते और इसी वजह से इन फाइटर जेट्स को एलिमिनेट करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा एस्पेक्ट है आपकी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स एक्टिव रेडार होमिंग पर बेस्ड होती हैं और क्योंकि आपका टारगेट एयरक्राफ्ट एक स्टेल्दी फाइटर जेट है, इसी वजह से इस मिसाइल का रेडार इस एयरक्राफ्ट के ऊपर लॉक ऑन नहीं कर पाता। अगर बात की जाए F-15 फाइटर जेट की तो F-15 एक ट्विन इंजन फाइटर जेट है और इस फाइटर जेट में यूज किया जाता है प्रैट एंड विटनी या जनरल इलेक्ट्रिक का F-100 इंजन। यह वही मॉन्स्टरस इंजन है जो F-16 को पावर करता है और इस फाइटर जेट में ऐसे 2 इंजन हैं जिसमें से एक इंजन 129 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है और इसी वजह से ये फाइटर जेट 2.5 माक की स्पीड से उड़ सकता है। इस फाइटर जेट का जो नया वेरिएंट है यानी कि F-15EX वो 22 एयर टू एयर मिसाइल ले जाने में सक्षम है। अगर भारत के साथ कंपेयर किया जाए तो इस कैटेगरी में भारत की तरफ से Su-30 MKI आता है और ये नया वेरिएंट भारत के Su-30 MKI से बेहतर है। हालांकि Su-30 MKI के सुपर सुखोई अपग्रेड के बाद में इन दोनों ही फाइटर जेट्स में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार होगा, ज्यादा मिसाइल्स ले जाने के लिए ज्यादा हार्ड पॉइंट्स होंगे, ज्यादा पावरफुल इंजन्स होंगे और स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होगा। इन दोनों ही एयरक्राफ्ट में सिंगल मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले होगा और फुल ग्लास कॉकपिट होगा और इसी वजह से माना जाता है कि F-15 भारत के लिए कोई सिग्निफिकेंट ऑफर नहीं है क्योंकि भारत पहले से ही Su-30 ऑपरेट करता है और अगर भारतीय सेना एक हैवी कैटेगरी फाइटर जेट MMRCA-2 में देख रही है तो वो Su-35 हो सकता है। अगर भारतीय वायुसेना की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना की डेफिनेशन के हिसाब से मीडियम कैटेगरी ऐसे फाइटर जेट्स होते हैं जो ग्राउंड अटैक कर सकें और एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार और लेटेस्ट पॉड्स की मदद से आजकल ज्यादातर फाइटर्स ये ग्राउंड अटैक रोल्स कर सकते हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय सेना इस मीडियम कैटेगरी पर स्टिक ऑन करेगी। वहीं अगर बात की जाए F-15 की तो F-15 का एक और वेरिएंट अवेलेबल है जिसको कहा जाता है F-15 साइलेंट ईगल। इस फाइटर जेट में इंटरनल वेपन्स बे होगा और इस फाइटर जेट का प्रोटोटाइप बोइंग ऑलरेडी बना चुका है। इस फाइटर जेट में कन्फॉर्मल वेपन्स बे आसानी से निकाला जा सकता है और यहाँ पर कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक लगाया जा सकता है और ये सब चेंज केवल 30 मिनट में किया जा सकता है। अगर भारत Su-30 MKI की जगह F-15 उड़ा रहा होता तो ये एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन होता, लेकिन अभी चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं क्योंकि भारत ऑलरेडी कई डिफरेंट टाइप के फाइटर जेट्स उड़ा रहा है और एक और नए टाइप का फाइटर जेट लॉजिस्टिक्स को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगा। यहाँ पर एक चीज और नोटिस करने वाली है, ज्यादातर लोग मानते हैं कि F-16 और F-15 की लाइफ खत्म हो चुकी है, लेकिन जब इस तरीके के अपग्रेड्स इन फाइटर जेट्स में आते हैं तो एक बात समझ में आती है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास पैसे की कमी नहीं है और वो अपने फाइटर जेट्स में अपग्रेड करते रहेंगे। वहीं दूसरे देश जैसे कि रशिया उस स्पीड से अपने पुराने फाइटर जेट्स पर अपग्रेड नहीं कर सकेंगे और इसीलिए मेरा मानना है कि F-15 के ऑफर के बाद में MMRCA-2 और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। यहाँ एक और एस्पेक्ट है, बोइंग के साइलेंट ईगल में रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल का प्रयोग किया जाएगा और अगर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन बोइंग को यह परमिशन देता है कि वो भारत के MMRCA-2 कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके इस फाइटर जेट के साथ, तो लॉकहीड मार्टिन इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहेगा और वो भी अपनी तरफ से अपने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को इस कंपटीशन में उतारने की कोशिश करेगा। लेकिन चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं क्योंकि उस समय तक S-400 ट्रायम्फ की डिलीवरी होना शुरू हो जाएगी और ऐसे में S-400 ट्रायम्फ के लिए टर्की को इस प्रोग्राम से बाहर निकालकर भारत को यह एयरक्राफ्ट बेचना जो S-400 ट्रायम्फ ऑपरेट कर रहा होगा थोड़ा अजीब हो जाता है। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।